नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जुनून सिविल सर्विस में। हम लोग आज अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का डे 2 कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो हमने कल अपना स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थीम कर लिया था। आज हम लोग क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट का थीम देख रहे हैं, जो दोनों इंटर रिलेटेड थीम है। सुबह मैंने क्वेश्चंस पोस्ट कर दिए थे, तो आई होप आपने वो देख लिया होगा। तो आज हम लोग अपना पहला आंसर डिस्कस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, जो कि बीपीएससी में और अदर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको ये जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। इसके बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ ब्रॉड डायमेंशंस जो हैं वो आपको प्रिपेयर करके रखने चाहिए अपने आंसर्स और पॉइंटर्स। उसमें से कुछ डायमेंशन मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं, एक आधा जो मैं है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप खुद से कवर कर लीजिएगा। तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन क्या होता है इन टर्म्स का मतलब, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपके पास आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा है कि इनका कॉज क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा, इनका इम्पैक्ट क्या है पूरे देश में और वर्ल्ड ओवर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इम्पैक्ट में आपका जो है, मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में यानी कॉजेज कवर किया है, क्लाइमेट चेंज का मतलब कवर किया है। इम्पैक्ट में मैंने एक 3 सेक्टर कवर किए हैं, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और हेल्थ। आप और डायमेंशंस भी कवर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर है, फूड सिक्योरिटी हो सकता है, वाटर स्ट्रेस हो सकता है, वाटर सिक्योरिटी जैसे है, कोस्टल स्टेट्स है, हिमालयन स्टेट्स है, बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो आप इसको कवर कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, पॉइंटर्स अपने प्रिपेयर करके रखिए। बाकी आपका इसका जो नेक्स्ट डायमेंशन है जो इम्पोर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया लेवल पे इसके लिए टैकल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और बिहार गवर्नमेंट के लेवल पे मतलब इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल पे क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये वाला एक डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये वाला डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे अपना अब आंसर्स पे आ जाते हैं, कि हमें इसमें क्या लिखना चाहिए। तो लास्ट कल हमने अपना टाइम मैनेजमेंट और पेज मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको कल ब्रीफ में बताया था आपने आंसर डिस्कशन में, तो आई होप आपको वो पता होगा। सेम चीज यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, हमें क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्यों, हमें क्या करना है एड्रेस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें, एग्जैक्टली क्वेश्चन हमें बोलता है क्लाइमेट चेंज का आपको मतलब बताना है, उसका कॉजेस क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या है। बिल्कुल डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर 3 स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जो आपके पूछे गए हैं। तो उसी में आपको अपना जो है आंसर के भी स्पेसिफिक आपके 3 पैराग्राफ आपको अलग अलग हेडिंग और सब हेडिंग आपकी बनानी है। तो वही चीज यहाँ पे है, ये आपका आंसर स्ट्रक्चर होगा जो आपका आंसर एनकम्पास करेगा, इसी के अंदर इर्द गिर्द आपका आंसर घूमेगा। तो यहाँ पे आप अराउंड 200 टू 250 वर्ड्स लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अराउंड 100 वर्ड्स लिख सकते हैं, 100 टू 150 वर्ड्स। और यहाँ पे आप अराउंड 50 वर्ड्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ आपका आंसर स्ट्रक्चर होना चाहिए। कंक्लूजन आप बहुत ब्रीफ में जो आपका मन करे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये लेकिन 3 है, तो ये अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे अपने आंसर को, जैसे मैंने बोला था, पहले आप क्वेश्चन का डिमांड समझिए और उसके बाद आप अपना एक ढांचा बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए आंसर का, और उस ढांचे को फिर अगेन सब पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो आपको 500 वर्ड्स लिखना या 600 वर्ड्स लिखना ईजी हो जाता है, क्योंकि अब अराउंड आपको 5 पेजेस लिखने हैं और पर पेजेस अराउंड 100 टू 120 वर्ड्स में मोटा मोटा मान के चलूँ तो आदमी लिखता है। तो आपको वही 500 से 600 वर्ड के अराउंड लिखना है। तो वो आप इजिली यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज पे आए अभी कि डेफिनेशन क्या होता है इसमें, तो बिल्कुल इजी है। क्लाइमेट चेंज के अंदर जो भी ओवरऑल लार्ज पीरियड के दौरान में जो टेम्परेचर और रेनफॉल में जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग, जो सस्टेन चेंजेस है उसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। वही चीज लिखी हुई है, describes a change in the average conditions such as temperature and pressure in a region over a long period of time due to increasing amount of greenhouse gases। तो आई होप आपको ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह क्या होती हैं नहीं होती हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो होगी। आई एम अज्यूमिंग, अगेन ये कॉन्सेप्ट क्लास नहीं है, यहाँ हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उन सब चीजों में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, दोनों के बीच में हल्का अंतर क्या है, फाइन डिफरेंस, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आप डेफिनेशन इजिली यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ। जो अफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का वो ब्रीफली डेफिनेशन में दिया हुआ है कि कैसे सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर श्रिंक हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप इजिली अपने डेफिनेशन में मेंशन कर सकते हैं ब्रीफ के अंदर। इजिली आप यहाँ पे 50 टू 70 वर्ड्स लिख के, ये आपका स्टार्टिंग होगा जो एकदम डीप इम्पैक्ट देगा एग्जामिनर को, कि आपने स्पेसिफिक बता दिया कि आपको क्लाइमेट चेंज का मतलब पता है, आपने बिल्कुल क्लियरली और ब्रीफली यहाँ पे कम्युनिकेट कर दिया एग्जामिनर को। उसके बाद आपका जो सेकंड पैराग्राफ क्लियरली जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन हमारा डिमांड कर रहा है वो है कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज हमारा क्यों हो रहा है, ये बेसिक आप अगर देखें तो जो हमारा सन एकमात्र सोर्स है हमारा जो जो हीट हमें देता है,
तो क्या होता है, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन में हमारी हीट आती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। लेकिन जब वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की तरह जब रिफ्लेक्ट बैक होती है तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन की तरह रिफ्लेक्ट बैक होती है, जो कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि हमारे वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जो कि हमारे वेरियस एंथ्रोपोजेनिक यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो हम लोग कोल बर्न करते हैं, अदर फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, या हमने पेड़ काट दिए, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो इन सब एक्टिविटीज से जो ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज कर रहे हैं, इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, ये इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है और फिर इसी को ये चारों डायरेक्शन में इसको स्प्रेड करता है। तो यही बेसिक कॉज है हमारे ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है पूरे जो वर्ल्ड की, उसका बेसिक कॉज यही है। तो यहाँ पे आप इजिली यहाँ पे बता सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, जिसको हम ह्यूमन कॉजेज बोलते हैं, कि ये कॉज है। उसके अंदर आप फिर स्पेसिफिक बता सकते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, ऑयल, गैस, कोल, जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है, जो कि लॉक किया हुआ है उनके अंदर सालों से, वो जब आप बर्न करते हैं तो वो रिलीज हो जाता है और फिर वो एटमॉस्फेयर में जाके वो हीट को ट्रैप करता है। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। प्रिवलेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आप बता सकते हैं यहाँ इजिली। वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्लोरिनेटेड गैसेज है, ब्लैक कार्बन है। तो इसका आप एक लिस्ट दे सकते हैं, इनके सोर्सेज दे सकते हैं, ये सब आंसर्स में मैंने दिया हुआ है, वो आप वहां से ले लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, वर्ड में। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझिए कि आपको आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। तो हमने अपना फर्स्ट पार्ट में देखा, हमने पैराग्राफ में हमने क्लाइमेट चेंज का डेफिनेशन बता दिया। यहाँ पे हम अब सेकंड पैराग्राफ जब आ रहे हैं तो वहां ढांचे में हमें बताना है कि हमारे कॉजेस क्या है क्लाइमेट चेंज के। तो वहां पे आप अपना इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए अपने इस थीम को। जैसे आपने सेकंड पैराग्राफ जब स्टार्ट किया तो यहाँ फर्स्ट आप लिख दीजिए एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, और सेकंड आप लिख देंगे यहाँ पे नेचुरल कॉजेस। अब यहाँ पे भी आप जब आपने ये सब थीम डिवाइड की है तो इसको अगेन आप जो है तीन चार पार्ट में, सब पार्ट जो भी है उसमें आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, जितने भी प्रिवलेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हो गए, अदर जो भी रीजंस है, आप उस तरीके से इसको सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल में अगेन अल नीनो साइकिल हो गया, मिलानकोविच साइकिल हो गया। तो जो अभी हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली मैं ये स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ आपको कि आपको स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है अपने आंसर की। तो इस पार्ट पे इजिली आप 100 to 200 वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब इस तरीके से डिवाइड करेंगे अपने पार्ट को ब्रॉडली दो पार्ट में, जब आप कॉजेज लिखेंगे उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे सब हेडिंग में, और उसको अगेन 3 से 4 सब पार्ट में डिवाइड करेंगे, और हर सब पार्ट के अंदर आप अराउंड 20 to 30 कीवर्ड्स लिख दीजिए, काम आपका बन जाएगा। तो आप यहाँ पे, लेकिन पहली चीज अगेन मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें रटना पॉसिबल इतना नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि क्या हो रहा है तो ये सब चीजें बहुत ईजी होती हैं, इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं जाता है। तो आप ये चीज देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, डिफॉरेस्टेशन है। अगेन ये सब आप रीडिंग तो अपना कर लीजिएगा, मैं आपको ब्रॉड जो पॉइंटर है वो बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर हो गया, प्लांटेशन क्रॉप्स और एनिमल्स जो होते हैं, जो अपना होते हैं, वो ग्रीन हाउस गैस अपने मल्चिंग के दौरान, गाय वगैरह होती है, वो ग्रीन हाउस गैस वगैरह रिलीज होता है उनके मल्चिंग से। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में लिखा हुआ भी है, एनिमल्स प्रोड्यूस मीथेन विच इज 30 टाइम्स मोर पावरफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड एज अ ग्रीन हाउस गैस। तो मीथेन रिलीज होता है उससे, पता ही होगा, आपने बुक्स में पढ़ा ही होगा कि एनिमल मल्चिंग से मीथेन गैस को रिलीज होता है। नाइट्रस ऑक्साइड भी एक जो है वो फर्टिलाइजर से रिलीज होता है, अगेन एक बहुत पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं। तो प्रिवलेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर क्लाइमेट चेंज, वो आप मेंशन कीजिए अपने यहाँ पे आंसर में। अगेन यहाँ पे अब अगर आप नेचुरल कॉजेज में आए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज एक मेजर कॉज है, बट एक छोटा कॉज नेचुरल कॉज भी है जो एक नेचुरल तरीके से क्लाइमेट चेंज को कॉज करता है, वो आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। इसका आप लिख सकते हैं मिलानकोविच साइकिल होता है, और अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एनसो बोलते हैं इसको। तो ये एक रीजन है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अगेन इनके डिटेल्स आप आंसर में पढ़ लीजिएगा, अब मैं ये यहाँ समझाऊंगा नहीं कि मिलानकोविच साइकिल क्या है, अल नीनो क्या है, ये सब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। पॉइंट आपको ये समझना है कि क्वेश्चन आ गया, कंटेंट आपके पास है, आप उसको स्ट्रक्चर कैसे करेंगे ताकि इजीली आपके हम लोग 500 वर्ड्स अपना प्रेजेंटेबल तरीके से लिख सके, और क्या क्या तरीके से आप उसको ट्वीक करना है, क्वेश्चन का डिमांड समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया है। तो अगर अब हम अपने इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पे आए, एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, आपको यहाँ पे मैंने 3 पार्ट कवर किए हैं।
इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और हेल्थ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी वीडियो के बोल दिया था कि आपको और भी जो डायमेंशंस हैं इम्पैक्ट के वो आपको करके प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी में कौन कौन सा होता है। अगेन अब हम इकोसिस्टम देखें तो हम मरीन इकोसिस्टम कह सकते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम कह सकते हैं, ग्लेशियर्स कह सकते हैं। तो बहुत सारे इकोसिस्टम के तरीके होते हैं, हमारा वेटलैंड होता है, मैंग्रोव होता है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम में यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मरीन इकोसिस्टम जो है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा बहुत ज्यादा और जो ह्यूमन जो टेम्परेचर और रेनफॉल इंक्रीज होता है उससे आपका मरीन इकोसिस्टम पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट होता है मरीन इकोसिस्टम पे, क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है ओशन सर्कुलेशन में, बल्कि ओशन एसिडिफिकेशन को बढ़ाता है, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो राइज कर जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके वजह से इम्पैक्ट हो जाता है मरीन इकोसिस्टम। तो ये वाला आप जो है पॉइंट आपको लिखना चाहिए अपने आंसर में। अगेन अगर मैं यहाँ पे इम्पैक्ट पे आऊँ तो अगेन यहाँ पे जब हम अपना थर्ड पैराग्राफ अब जब शुरू करेंगे तो यहाँ पे आप फर्स्ट में अपना इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम कर सकते हैं, उसी में फिर थर्ड आप बायोडाइवर्सिटी कर सकते हैं, एंड थर्ड वाला आप सब हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पे आप हेल्थ बना सकते हैं। उसी तरीके से आप जब इकोसिस्टम लिखेंगे अगेन इसको आप सब डिवाइड करेंगे सब थीम्स में, जिसमें आप मरीन इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड अदर इकोसिस्टम जो भी आप लिख रहे हैं। उसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी में, उसी तरीके से हेल्थ में फिर आप वाटर और फिर उसके बाद आपका जो है एग्रीकल्चर जो है फूड, ये सब सर जितने भी पॉइंट है आप इनको सब हेडिंग में डिवाइड करके इजीली आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे आपके अराउंड 200 वर्ड्स के अराउंड होना चाहिए। जो आपका ये वाला जो पार्ट आएगा पैराग्राफ, इसके अंदर आपको 200 वर्ड लिखने हैं। तो अगेन अगर हम देखें 70-80 वर्ड अगर ईच थीम में हम लिख रहे हैं, ईच सब पार्ट में, इजीली आपका कवर हो जाएगा ये पार्ट भी। तो देख रहे हैं हम यहाँ सीखने वाली चीज क्या है, हमने देख लिया कि अपने क्वेश्चन का डिमांड को समझ लिया, हमने देख लिया क्वेश्चन के अंदर कितने सब पार्ट्स है, और उन सब पार्ट को क्लियरली हमने आंसर के अंदर सब हेडिंग बनाई, और उन सब हेडिंग्स को अगेन हमने फर्दर सब हेडिंग्स में डिवाइड किया, ताकि वो एग्जामिनर के लिए बहुत क्लियर हो प्रेजेंटेशन, और हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो, हमारा बिल्कुल कंसाइज हो और ब्रीफ हो। तो ये चीज हम देख सकते हैं। तो मरीन इकोसिस्टम हमने देख लिया है। उसी तरीके से आप कोरल रीफ और मैंग्रोव्स के बारे में बोल सकते हैं, वो भी मरीन इकोसिस्टम के पार्ट में आ जाएगा। कि कोरल रीफ आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सेंसिटिव हो जाता है, कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, तो वो आप लिख सकते हैं। उसी तरीके से मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो हमेशा एक कार्बन सिंक की तरह काम करता है। हमें पता ही है कि हमें जो साइक्लोन वगैरह भी आते हैं, हमारे मैंग्रोव्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं उसको बचाने के लिए। तो अगर, और वो बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी का भी एक मतलब जोन होता है ये कोरल रीफ और जो मैंग्रोव्स है। तो अगर ये डिस्ट्रक्शन इनका होगा तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी भी सीधा सीधा इम्पैक्ट होती है। जो भी हमारे मरीन और जो हमारा डेजर्ट और अदर इकोसिस्टम है, ये बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत रिच सोर्स है। तो जैसे ही अगर ये इकोसिस्टम इम्पैक्ट होगा, सीधा सीधा इम्पैक्ट आपका बायोडाइवर्सिटी पे पड़ता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, जो एनिमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, यही बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। तो अगर आप इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करेंगे टेम्परेचर और रेनफॉल की वजह से, ओशन एसिडिफिकेशन और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, तो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका इन चीजों पे पड़ता है, और फिर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे पे भी पड़ेगा, क्योंकि अगर इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो इनका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे भी आएगा। तो ये चीजें हमें यहाँ पे अपने आंसर्स में मेंशन करनी है। तो जैसा कि मैंने बोला था, आप मरीन इकोसिस्टम जब आप लिखे तो वहां पे आप सब पार्ट बना दीजिए, कोरल रीफ, मैंग्रोव और अदर आपका इकोसिस्टम का मेंशन आप कर सकते हैं, वेटलैंड्स, फाइटोप्लैंक्टन। तो ये सारी चीजें हैं। अगेन यहाँ पे मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, आप रीडिंग कर लीजिएगा आंसर से। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता ही हैं, कोरल रीफ, मैंग्रोव, फाइटोप्लैंक्टन, वेटलैंड्स, मरीन इकोसिस्टम, ये कॉन्सेप्ट्स आई होप आपको क्लियर होंगे, क्योंकि आप 66 मेंस दे रहे हैं। जो 67th के लिए जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग घबराएं मत ज्यादा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हैं, हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन इसमें ज्यादा घबराने का नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, कहीं भी आप एग्जाम में जाएंगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको बेसिक एनसीईआरटी से क्लियर कीजिए, आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस मिल सकते हैं, आप उनसे भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये चीजें थी आपका मरीन इकोसिस्टम में, जो आप लिख लीजिएगा। अगेन माउंटेन इकोसिस्टम है, अगेन हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है माउंटेन इकोसिस्टम। लेकिन जैसे जैसे आप जैसे देख रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ रहा है, तो उससे डिग्रेडेशन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। उससे क्या होता है कि जैसे जैसे ह्यूमन लाइफ आप देखते हैं, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, बहुत सारे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, तो क्या होता है उससे जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रहा है, पेड़ को काटा जा रहा है। तो उस तरीके से माउंटेन एरिया में भी धीरे धीरे चीजें बढ़ रही है, तो माउंटेन इकोसिस्टम में भी ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ रही है। तो क्या होता है उससे हैबिटेट लॉस होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, तो उससे बायोडाइवर्सिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो माउंटेन इकोसिस्टम अगेन ग्लेशियर्स का भी एक होम है, उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लेशियर जो है हमारे पिघल रहे हैं,
तो ये भी एक बहुत खतरनाक साइन है जिससे सी लेवल राइज हो रहा है। अगेन हमारे लिए फ्लडिंग वगैरह का भी कॉज आ रहा है। तो जितने भी कोस्टल स्टेट है वो भी हमारे लिए बहुत डेंजर का पार्ट बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। अगेन जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जो सारी चीजें मैंने बोल दी हैं, कॉजिंग फ्लड्स, डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टी, फॉरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिक ये है कि कोई भी चीज सेक्लूजन में नहीं है। अगर एक चीज पे इम्पैक्ट आएगा तो इनडायरेक्टली और फिर वो घूम फिर के हमारे पे भी इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम सोचे कि ये सिर्फ हमारे पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत गलत थॉट है। इसीलिए वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे गवर्नमेंट्स और जो लोग हैं इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं और अपने बिहेवियरल पैटर्न्स में चेंज ला रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे वर्ल्ड ओवर इस पे काम हो रहा है। तो ये पॉइंट्स अगेन आप टेलीग्राम ग्रुप से वर्ड फाइल में देख लीजिएगा। यहाँ पे मेजर आपको पॉइंट समझना है, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बेसिकली शॉर्ट में बता ही दिया है, वो आप देख लीजिएगा। ग्लेशियर का इंपॉर्टेंस अगेन है, रिवर्स का हमारा सोर्स होता है। तो अगर वो पिघल जाएंगे तो वो अगेन हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। अगेन हमारे वो एग्रीकल्चर से लिंक्ड होता है, वो हमारी फूड सिक्योरिटी से लिंक्ड होता है। तो हर चीज लिंक्ड है, कोई भी चीज ऐसे सेक्लूजन में नहीं चल रही है। तो ये चीज है यहाँ पे कि लिखी हुई है, गिव्स राइज टू पेरेनियल रिवर्स दैट फ्लरिशेस एग्रीकल्चर। Himalayan rivers are closely linked with the Indo-Gangetic ecosystem. Majority India are dependent on agriculture. वही पॉइंट जो मैंने बोला वही चीज लिखी हुई है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। पेनिनसुलर रिवर है वो मानसून पर डिपेंडेंट होता है, वो पेरेनियल नहीं होता है। तो वो एक पॉइंट है। तो ये हमारा माउंटेन इकोसिस्टम का पार्ट था। अगेन इसके अंदर हम देखें तो आप इसको पॉइंट सब पार्ट में डिवाइड करके इजिली यहाँ पे 30 to 40 कीवर्ड्स आराम से आप वर्ड्स लिख सकते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम पे आए। अगेन डेजर्ट इकोसिस्टम भी बायोडाइवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक फैक्ट कोट कर सकते हैं, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 के अकॉर्डिंग जो है इंडियन डेजर्ट इकोसिस्टम ऑक्यूपाई करता है अराउंड 39% ऑफ कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया, और ये स्प्रेड होता है ओवर 10 स्टेट्स। तो ये एक फैक्ट लिख सकते हैं आपका कि डेजर्ट इकोसिस्टम कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट फौना हमारे लिए अगेन बहुत रिच है स्पीशीज था। जैसे ही मैंने बोला था इकोसिस्टम जहां भी रहेगा बायोडाइवर्सिटी ऑलरेडी अपने आप रिच हो जाएगी। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पता ही होगा आपको। डेजर्टिफिकेशन जैसा हम जानते हैं, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज इंक्रीज हो रहा है डेजर्टिफिकेशन बढ़ गया है, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे आप जानते हैं भी अभी हमने सुना था फ्लड्स भी आ रहे हैं राजस्थान में जैसे स्टेट में, तो वो भी क्लाइमेट चेंज का एक साइन है। तो वो आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप डेजर्ट इकोसिस्टम में आप पॉइंटर अपने लिख लीजिए। अगेन अब हम लोग हेल्थ पे आ जाते हैं। हेल्थ अगेन हम देख रहे हैं, हेल्थ पे आप अगर देख रहे हैं तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज का। यहाँ पे आप एक फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। WHO और IPCC ने इम्पैक्ट किया है कि हेल्थ पे इम्पैक्ट ग्रेटर होता है और इसका इम्पैक्ट डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, पुअर पे ज्यादा होता है। क्योंकि पुअर पीपल जो होते हैं वो इनइक्वालिटी पहले ही बहुत ज्यादा होती है। अगर उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनपे इम्पैक्ट ऑब्वियसली वो डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कि जो अमीर इंसान है या रिलेटिवली रिच इंसान है। तो वो चीज एक होती है हेल्थ पे। हु ने बताया है, WHO ने, कि ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर मलेरिया केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। और जैसे जैसे डेंगू फीवर है वो ऑलरेडी हाई लेवल्स पे है। तो जैसे जैसे ये बीमारियां बढ़ती हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, आपको पता है कि जो ये डिजीजेस थ्राइव करती हैं ट्रॉपिकल और गर्म वार्म ह्यूमिड टेम्परेचर में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इन डिजीजेस का प्रेवलेंस बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे डिजीज का प्रेवलेंस बढ़ेगा वो हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है और वो देश के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो आप देख सकते हैं क्लाइमेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके अपने हेल्थ पर। उसी तरीके से हम देख सकते हैं ओजोन भी डिप्लीट हो रहा है, और डिप्लीशन ऑफ ओजोन होगा तो वो अल्ट्रावायलेट, जैसे हमें पता है अल्ट्रावायलेट किरणों को वो रोकता है। अगर वो नहीं रोकेंगे तो हमें डायरेक्ट कैंसर का वहां पे प्रेवलेंस होगा। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है। अगेन इसको आप सब पार्ट्स में डिवाइड करके की पॉइंटर लिखिएगा, आपका आंसर बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाएगा और क्लियरली लिजिबल हो जाएगा। उसी तरीके से हम बता सकते हैं कि लैक ऑफ वाटर का जो इम्पैक्ट है वो भी हेल्थ पे हमें इम्पैक्ट करेगा। लैक ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू ड्रॉट्स एंड कंटामिनेशन ड्यूरिंग फ्लड्स कंप्रोमाइजेज आर हाइजीन। अब जो फ्लड आ रहे हैं, इतना जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे जो होता है हमारा कंटामिनेट हो जाता है फ्रेश वाटर। तो अगर आपका फ्रेश वाटर पोर्टेबल वाटर ही कंटामिनेट हो गया तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गंदा पानी पियेंगे तो ऑब्वियसली बीमार पड़ने की प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। अगेन आपकी बीमार पड़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी, आपका हेल्थ खराब हुआ, आप पे वो इम्पैक्ट आएगा। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी हमारा बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो साइकिल चेंज हो जा रही है। अगेन वही डिजीज की बात आई थी, क्लीन वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, पुअर हाइजीन, ये पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। अगेन मैं रीड नहीं करना चाह रहा हूँ। नेचुरल डिजास्टर जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया है, फ्लड, साइक्लोन्स, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। इससे क्या होता है, रिहेबिलिटेशन लोगों को कराना पड़ता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लाखों लोग इससे इम्पैक्ट हो जाते हैं।
हम बिहार में भी देखते हैं अपना जब फ्लड आता है कितने सारे लोगों का वो इम्पैक्ट करता है, बहुत सारी मौतें भी होती हैं, लोगों को रिहेबिलिटेट करना पड़ता है, रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ पर और इवन पूरे गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर भी। तो ये पॉइंटर थे जो आप लिख सकते हैं। अगेन आप ये सब देख सकते हैं, डिजीज बढ़ रही है, ग्रेटर नंबर ऑफ डेथ्स हो रहे हैं, हीट वेव्स बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, डिजीज बढ़ रही है, ये सब जनरल पॉइंट है जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप आंसर्स में देख लीजिएगा। तो ये हमारा इम्पैक्ट था जो आप लिख सकते हैं। तो ये था पूरा आंसर। कंक्लूजन में आप बेसिकली बता सकते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसको कैसे हमें एक प्रायोरिटी पे रखते हुए एज अ होल जो पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी है उसको एक साथ लेते हुए हमें इस पे एक्ट करना चाहिए। कोई एक नेशन इसमें अकेले काम नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ सीखने वाली चीज यही है कि आपको अपने आंसर को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है जब आपके पास कंटेंट प्रेजेंट हो। अगेन अजम्पशन है कि आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर होंगे जो कि मैंने अभी बताया। और दो पार्ट इसमें जो मैंने बोला है कि आप अपना जो इम्पैक्ट है अदर थोड़े 2-3 डायमेंशन वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक और जो इम्पोर्टेंट एरिया है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है वो है आईएनडीसीज। जो गवर्नमेंट ने आईएनडीसी का जो हमने खुद से बोला है कि हम देंगे, वो आप जो जो फैक्टर है वो जो गवर्नमेंट ने बताया है वो आप थोड़ा प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। क्या स्टेप लिए गए हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और बिहार गवर्नमेंट लेवल पे, वो भी आप थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो अगर आप ये थीम प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। इंपॉर्टेंट थीम में आ सकता है, इसको जरूर प्रिपेयर कीजिए। तो हम लोग अपने सेकंड आंसर में जल्दी मिलेंगे कुछ देर में। थैंक यू।